चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक घर से जो माउंटेन के पास होता है, जहाँ पर एक औरत अपनी बेटी जिन्वू के साथ रहती है। वो औरत मरने वाली होती है और अपनी बेटी जिन्वू से कहती है, अकेले रहना, लोगों से घुलना मिलना मत और उनसे लगाव भी मत रखना और उन पर विश्वास भी मत करना। अगर तुम अकेले हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अकेले रहो। ये तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा है। तुम ये कर सकते हो ना बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर जिन्वू की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, हाँ मैं करूँगा माँ। जिन्वू की माँ उससे कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम सच में बहुत खूबसूरत थे। ये कहते हुए जिन्वू की माँ उस पल को याद करती है जब जिन्वू एक छोटा बेबी था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जिन्वू की माँ उससे कहती है, जिन्वू तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी माँ ने तुमसे जो कहा है वो कभी मत भूलना। ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। जिन्वू रोते हुए कहता है, माँ उठ जाओ ना माँ, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ माँ। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहाँ पर जिन्वू अब बड़ा हो चुका था। वो उसी घर पर अकेला ही रह रहा था, जैसा कि मरते वक्त उसकी माँ ने उससे कहा था। तभी जोर से बिजली कड़कती है। ये देखकर जिन्वू कहता है, ये क्या है? बिजली कड़क रही है, शायद बारिश होने वाली है। तभी पीछे से एक एनिमल उस पर हमला कर देता है और ये और कोई नहीं, एक फॉक्स होता है जो जिन्वू की पालतू थी। उसका नाम योल्हा होता है। जिन्वू से पैट करते हुए उससे कहता है, तुम इन दिनों अक्सर आ रही हो, वो शायद इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा भूखी और ठंड महसूस कर रही हो, जैसे कि ये विंटर का मौसम है। लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास खाने के लिए तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्दियों के कारण वहाँ कोई भी माउंटेन ट्रैवलर्स नहीं हैं। तभी अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ आती है। ये सुनते ही जिन्वू हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसी आवाज़ है? लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, धुआं, और खुश होते हुए योल्हा से कहता है, ज़रूर डाकू माउंटेन में आए होंगे। समय नहीं बर्बाद करते हैं। ये कहते ही जिन्वू अपना ज़रूरी सामान बांध लेता है, जैसे कि एक बैग और एक लैंप, और कहता है, योल्हा मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर जिन्वू जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, वो परेशान होते हुए सोचता है, जैसे सोचा था वही हो रहा है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, मुझे देखने में मुश्किल हो रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्वू को आंखों की बीमारी है। इस कंडीशन में आंखों की जो रेटिना की एबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपकी आंखें अंधेरे में अच्छे से चीज़ों को नहीं देख पाती। अब जिन्वू जंगल की और भी ज़्यादा अंदर चला जाता है और चलते चलते आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ उसने आग लगते हुए धुआं आते हुए देखा था। जैसे ही जिन्वू उस जगह पर पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर एक आदमी सो रहा है। उसके सामने आग जल रही है और कुछ जानवर मरे पड़े हुए हैं। जिन्वू की आंखों की बीमारी के कारण वो अच्छे से अंधेरे में नहीं देख पा रहा था। जैसे ही वो उस आदमी को देखता है, वो कहता है, शायद ये ट्रैवलर सो रहा है। अब जिन्वू उस जगह को एनालाइज करता है और कहता है, ज़मीन पर बस एक बैग पड़ा हुआ है और एक मरा हुआ सूअर जिसे इसने खुद मारा है। तो क्या मैं इस जैसे स्किलफुल आदमी को लूट पाऊंगा? तभी जिन्वू का पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगता है और वो कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब अच्छी तरह से खाना खाया था। लेकिन कोई बात नहीं है, और ये पहली बार नहीं है जो मैं चोरी कर रहा हूँ। ये कहते ही जिन्वू आगे बढ़ता है और सोचता है, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम मेरे लिए बहुत ही बुरा हो गया है। अब जिन्वू उस आदमी का बैग उठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये सो ही रहा है ना? और वो उस सूअर का मीट भी उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उस आदमी की ओर देखता है जो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो सो ही रहा है। लेकिन तभी उसके हाथों में कुछ हरकत होती है जो जिन्वू नहीं देख पाता। अब जिन्वू भागते हुए खुश होते हुए सोचता है, मैं कामयाब हुआ,
फाइनली मैं कुछ अच्छा खा पाऊंगा। अब घर पहुंचते ही जिन्वो खुश होते हुए अपनी फॉक्स से कहता है, योल्हा देखो मैं क्या लाया हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं। योल्हा जिन्हो की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती हैं। जिन्वो उसे उन चीजों को दिखाते हुए कहता है, देखो ये बढ़िया है ना, लेकिन हम इसे कल सुबह ही पका के खाएंगे क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। अगर हमने आग जलाई तो शायद हम पकड़े जाएंगे। तभी जिन्वो उस बैग को भी खोल देता है जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें दिखती हैं। वो तलवार उठाते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही महंगी दिख रही है, अगर मैं इसे बेच दूँ तो मैं सेफली पूरा साल ही गुजार सकता हूँ। अब जिन्वो उस स्क्रोल को खोल के देखता है जिस पर अरिम विलेज का गुफा का नक्शा बना हुआ था, जो देखते ही जिन्वो कहता है, अरे ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, और उसे फेंक देता है। अब जिन्वो उस कपड़े को चेक करने लगता है जो उसे बैग में मिली थी। वो उसे चेक करते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन बहुत ही गर्म और आरामदायक है, तो क्या मुझे इसे एक ब्लैंकेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिन्वो उस कपड़े का ब्लैंकेट बनाकर सो जाता है और सोचता है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्या ऐसे ही दिन और भी आने वाले हैं। अब कुछ देर सोने के बाद जिन्वो को गर्मी महसूस होती है और उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है, गर्मी हो रही है, वो शायद इसलिए क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा गर्म है। लेकिन जब जिन्वो से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वो उठ जाता है, और जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि पूरे घर में आग लगी है। ये देखते ही जिन्वो पैनिक हो जाता है और कहता है, आग, और अपनी फॉक्स से कहता है, योल्हा इधर आओ, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। ये कहते ही जिन्वो बाहर की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिन्वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है। वो देखता है कि एक आदमी हाथ में आग का मशाल लिए हुए उसी की ओर बढ़ रहा था। वो आदमी जिन्वो से कहता है, मुझे लगा था कि ये एक छोटा सा चूहा होगा जो मेरे बिल पर घुस गया था। वो आदमी उस मसाल को फेंक देता है। जिन्वो की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक चीज होती है जो देखकर जिन्वो सोचता है, उसके हाथ में वो लंबी चीज क्या है। ना ही तो वो एक तलवार है और ना ही तो एक तीर है, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिन्वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो डर के मारे उस आदमी के सामने झुक जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उस आदमी के हाथ में गन होती है। वो अपना गन जिन्वो की ओर पॉइंट कर देता है और उससे कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रगल करना होगा एक जानवर की तरह, तभी तो शिकार करने में मज़ा आता है ना। ये कहते ही वो आदमी जिन्वो की ओर गन फायर कर देता है। चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वो आदमी जिन्वो पर गन फायर कर देता है, लेकिन इससे पहले वो गन फायर करे जिन्वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। भागते हुए जिन्वो सोचता है, यहाँ इतना अंधेरा है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आखिर हूँ कहाँ। तभी वो आदमी जिन्वो के पैर पर गोली मार देता है, जिससे जिन्वो सीधा नीचे गिर जाता है। जिन्वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ होता है। वो आदमी धीरे धीरे जिन्वो की ओर बढ़ रहा होता है, जिसके चलने की आहट सुनकर जिन्वो और भी ज़्यादा डर जाता है। अब वो आदमी जिन्वो की ओर बढ़ता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे पकड़े गए, कितना बोरिंग है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर जिन्वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए उससे पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आदमी अपनी गन को नीचे रखते हुए जिन्वो से कहता है, मैं किसी को भी ऐसे जाने नहीं दे सकता जो मेरे सामान को बिना मेरे परमिशन के हाथ लगाए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा घिनौना लगता है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है और उसके पास जाते हुए सोचता है, अरे ये तो वही माउंटेन ट्रैवलर हैं जिससे मैं कुछ देर पहले मिला था। ये सुनते ही जिन्वो उस आदमी के सामने झुक जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, सिर्फ एक बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तभी वो आदमी अपने चाकू से जिन्वो के हाथ पर हमला कर देता है, जिससे जिन्वो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो आदमी उससे कहता है, चुप रहो। ये जो माउंटेन है जिसका नाम माउंट मूंग है, ये हान साम्राज्य के छिचुजेंग अधिकार के क्षेत्र से संबंधित है और छिचुजेंग कानून के अनुसार
चोरी एक बड़ा अपराध है जिसके लिए भारी जुर्माना देना होगा। ये सुनते ही जिन्हों रोते हुए कहता है, और मेरे मामले में इसका मतलब आमतौर पर हाथ पैर काट देना या बदले में अपनी जान देना होता है। जिन्हों की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी गुस्सा होते हुए उससे कहता है, अब रोना बंद भी करो और कुछ यूजफुल बातें करो, नहीं तो अगली बार ये चाकू तुम्हारे गर्दन के आर पार होगा। ये सुनते ही जिन्हों के तो डर के मारे तोते उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए उससे कहता है, मेरे पास अभी भी तुम्हारे चोरी किए हुए सामान हैं, तुम अभी भी उसे ले सकते हो, वो मेरे घर पर ही है। लेकिन तभी जिन्हों को एहसास होता है कि उसका घर तो पूरी तरह से जल चुका है और वो सोचता है, नहीं, मेरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है। और रोते हुए कहता है, मेरा घर जहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता था वो अब नहीं रहा, तुम्हारा सामान वहीं पर था, सारी चीज़ें वहीं पर थी, और वो मीट, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और मैं उस मीट का एक बाइट भी नहीं खा पाया। शायद मुझे उस मीट को थोड़ा सा चख लेना चाहिए था ताकि मुझे इतना बुरा तो नहीं लगता। वो मीट, मैं उसकी एक बाइट भी नहीं खा पाया। और रोते हुए साथ में से कहता है, मैं सच में आपको वो सब कुछ चीज़ वापस दे देता अगर आप घर पर आग नहीं लगाते सर। जिन्हों की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कंफ्यूज भी, और वो उससे कहता है, तुम पहले तो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे लेकिन अचानक इतने बोलने लगे, शायद तुम्हारी जीभ थोड़ी लंबी होगी, तो क्या मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके काट दूं? ये सुनते ही जिन्हों डर के मारे घबरा जाता है और कहता है, क्या? नहीं, मेरी जीभ लंबी नहीं है, आप इसे प्लीज मत काटिए। ये कहकर जिन्हों रोने लगता है और वो आदमी उसी की ओर देख रहा होता है। जिन्हों उससे कहता है, लेकिन सर, मैंने आपकी सामान की चोरी किसी बुरे इरादे से नहीं की थी, वो तो बस मैं काफ़ी लंबे समय से भूखा था, मैं बस भूखा था, अगर हो सके तो क्या आप मुझे बस एक बार माफ़ कर सकते हैं? जिन्हों की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी उसे घूरने लगता है और कुछ सोचने लगता है, जो देखकर जिन्हों सोचता है, कोई फ़ायदा नहीं, ये आदमी मुझे मारने वाला है। ये सोचते ही जिन्हों उस आदमी से कहता है, सर, क्या आप मुझे सिर्फ एक बार मरने से पहले मेरी माँ की ग्रिप में जाने देंगे, ताकि मैं मरने से पहले सिर्फ एक बार, आखिरी बार उन्हें गुड बाय कह सकूं? तभी वो आदमी कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? ये सुनते ही जिन्हों शॉक्ड हो जाता है। वो आदमी उससे कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुमने जो सामान चुराया है वो मुझे वापस कर दो। ये सुनकर जिन्हों हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हें लौटा दूं? पर क्या? मेरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है और मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। वो आदमी जिन्हों को ही घूरे जा रहा था, जो देखकर जिन्हों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब जिन्हों उस आदमी से कहता है, सर, प्लीज मुझे बताइए कि आपका सामान लौटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं कैसे मैं आपका सामान लौटाऊँ, तो क्या आप कुछ बताएंगे? मैं उस चीज़ का पालन करूँगा। वो आदमी जिन्हों से कहता है, तुम्हारी बॉडी काफ़ी हद तक हेल्दी दिख रही है, अगर तुम मेरे सामान की कीमत अपनी बॉडी से चुकाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये सुनते ही जिन्हों कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, अपने बॉडी से चुकाऊँ? आखिर उसके कहने का मतलब क्या है? क्या उसका मतलब ये है कि वो मेरे एक हाथ को काट देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो ये कहना चाहता है कि वो मुझे अपने एक सर्वेंट के रूप में यूज़ करेगा। ये सोचते ही जिन्हों उस आदमी से कहता है, ठीक है सर, आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो मैं सब करूँगा। जिन्हों की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी उसका सर सहलाने लगता है, जो देखकर जिन्हों हैरान था और थोड़ा सा ब्लश भी करने लगता है। वो आदमी जिन्हों की ओर देखते हुए सोचता है, इसकी आंखें काली हैं। जिन्हों उस आदमी के इस बिहेवियर को देखकर हैरान था और कंफ्यूज भी। वो आदमी अपना गन उठाता है और जिन्हों से कहता है, मुझे फॉलो करो। ये सुनते ही जिन्हों यस सर कह के उस आदमी को फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी फॉक्स योल्ना की याद आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन योल्ना वहाँ पर नहीं होती। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और उसे योल्ना की फिक्र होने लगती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हों एक कमरे में सो रहा था।
सोते सोते उसे अचानक खाने की मीठी खुशबू आने लगती है, जिससे वह जग जाता है और सोचता है बहुत अच्छी खुशबू है। उसके सामने खाने की कुछ पकवान रखे गए थे। ये देखते ही जिन्हों शॉक्ड हो जाता है और कहता है खाना, चावल। जिन्हों खाना खाने जा ही रहा था तभी उसके पीछे एक ओल्ड लेडी होती है जो कि एक सर्वेंट है। वो उससे कहती है, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो। उस ओल्ड लेडी की बातें सुनकर जिन्हों घबरा जाता है। वो ओल्ड लेडी जिन्हों से कहती है, शायद तुम काफ़ी लंबे समय से भूखे हो। जिन्हों उस ओल्ड लेडी से कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप भी यहाँ हैं। मैं नींद में था, मैं बस बहुत भूखा हूँ। वो ओल्ड लेडी जिन्हों से कहती है, ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, तो जल्दी से खा लो। ये सुनकर जिन्हों सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप ये खाना मेरे लिए लाई हैं? क्या मैं इसे सच में खा सकता हूँ? अब जिन्हों खाना खाने लगता है और खाना खाते हुए सोचता है, ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये चावल, ये सूप, सब कुछ बहुत बहुत स्वादिष्ट है। कितना समय हो गया होगा जब मैंने ऐसा अच्छा खाना खाया था। ये कहते ही जिन्हों रोने लगता है। ये देखकर वो लेडी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? जिन्हों अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, क्योंकि ये खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा। जिन्हों का ऐसा बिहेवियर देखकर वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा फनी हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? जिन्हों सोचता है, अरे हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये कौन सी जगह है? वो ओल्ड लेडी कहती है, ये चे फैमिली की जगह है, तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा ना। और वो जिसने तुम्हें कल यहाँ लाया था वो हमारे यंग मास्टर थे। ये सुनते ही जिन्हों सोचता है, इनका मतलब वो कल का माउंटेन ट्रैवलर। तभी बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है जो एक सर्वेंट का होता है जिसका नाम जोई है। वो जिन्हों से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से खाना खाओ, तुम बेवकूफ़ भिखारी कहीं के। ये सुनकर जिन्हों कंफ्यूज हो जाता है और घबरा जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी उस सर्वेंट जॉय से कहती है, तुम गुस्से में सामान इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ये सुनते ही वो सर्वेंट जॉय गुस्से में जिन्हों से चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे अब नहाने के लिए पानी तक ला दूं? ओल्ड लेडी जिन्हों से कहती है, तुम इसकी बातों में ध्यान मत दो। जैसे कि यंग मास्टर तुम्हें यहाँ लाए थे तो तुम्हें बस काम करना पड़ेगा, और ये है यहाँ का हेड सर्वेंट जोई, तुम्हें बस इसकी बात माननी पड़ेगी। अब जल्दी करो और खाना खा लो। जिन्हों खाना खाते हुए पूछता है, तो अगर क्या मैं काम करूँगा तो मुझे खाना खाने को मिलेगा? ये सुनते ही वो सर्वेंट जॉय कहता है, देखो इसे, काम शुरू नहीं किया और पहले ही खाने की बात कर रहा है। ये सुनते ही जिन्हों घबरा जाता है और हड़बड़ी में कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर कड़ी मेहनत करूँगा। वो सर्वेंट जॉय जिन्हों पर चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, हम देखेंगे, एक बार आराम करके तो देखो, उसके बाद तुम्हें बस खाने के लिए टुकड़े मिलेंगे। तभी वो ओल्ड लेडी सर्वेंट जॉय से कहती है, अरे बाप रे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दूसरी ओर जिन्हों खाने के बॉल को देखते हुए सोचता है, अगर तुम आलसी भी हो तो भी तुम्हें यहाँ खाना मिलेगा, तब तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और कहता है, हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा। जिन्हों की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड लेडी कंफ्यूज हो जाती है। जिन्हों ने तो ऐसा ही सोचा था जब तक 15th डे नहीं आया। जिन्हों से गलती से एक जार टूट जाती है, जो देखते ही वो सर्वेंट जॉय उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। ये कहकर, तुम यहाँ आराम से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन फिर भी तुमसे ये छोटा सा काम नहीं किया जाता। ये देखते ही सारे सर्वेंट उन लोगों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जिन्हों कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, और दुखी होते हुए सोचता है, मैंने सच में बहुत कड़ी मेहनत की थी। मैंने आंगन की सफाई की, घर की भी सफाई की और घोड़े के तबेले को भी साफ़ किया, यहाँ तक मुर्गियों के घर को भी साफ़ किया। ये सोचते हुए जिन्हों उस सर्वेंट जॉय से कहता है, सुनिए, मैंने सच में बहुत कड़ी मेहनत की है। जिन्हों के ये कहते हुए संकी जॉय उसे एक तमाचा मार देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवान लड़ाने की? बेचारा जिन्हों दर्द सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है और उस संकित जॉय से कहती है, बस बहुत हो गया, तुम इससे ऐसे भारी भरकम काम क्यों करा रहे हो? तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या तुम देख नहीं सकते ये कितना दुबला पतला है? तो वो कैसे अपने से दुगने वजन का काम कर सकता है?
तुम बस इसी सताने का मौका ढूंढ रहे हो, है ना? ये सुनते ही वो संकी जॉय कहता है, और तुम कौन होती हो मेरे खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाने की? तो वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, और तुम कौन होते हो? हाँ, यहाँ सबसे जो आवाज़ ऊंची है ना वो तुम्हारी है। ओल्ड लेडी की ऐसी बातें सुनकर दो सर्वेंट बात करने लगते हैं जो फिर से किसी के पीछे पड़ा होगा। जो बातें सुनकर जॉय को गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से में उस ओल्ड लेडी को मारने जाता है और कहता है, तुम बदतमीज कहीं की। इससे पहले जॉय ओल्ड लेडी को मारता वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन जब ये बात यंग मास्टर तक पहुंचेगी। यंग मास्टर सब सुनते ही वो जॉय घबरा कर रुक जाता है। उनका यंग मास्टर जिसके नाम पर एक ऐसा भारीपन है। वो लेडी उस संकी जॉय से कहती है, यंग मास्टर को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या तुम अभी भी ये सब कुछ करना चाहते हो? दूसरी तरफ जिन्वू जॉय का रिएक्शन देखकर हैरान था, क्योंकि जॉय दुनिया में किसी भी चीज़ से डरता नहीं, लेकिन अचानक यंग मास्टर का नाम सुनकर वो घबरा गया और पीछे हट गया, क्योंकि यंग मास्टर ही इस परिवार के मास्टर थे। इसका मतलब है कि वो ही इस जगह के, इस परिवार के सबसे उच्च अधिकारी है। अब रात हो जाती है। जिन्वू सोने जा रहा था, लेकिन उसके बगल में दो सर्वेंट की खराटों की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था। वो सोचता है यहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर है और चादर से अपना मुंह ढक लेता है और सोचता है मुझे जल्दी से सोना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी आँख बंद करता है वो सोचता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं उससे एक बार भी नहीं मिला। वो लंबा और उसकी धीमी आवाज़, और मैं पहले कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो इतना रूड है। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे सब कुछ सोचना बंद करना पड़ेगा। और अपने हाथ के घाव को देखते हुए कहता है, मुझे आशा है कि मैं कभी भी फिर से दोबारा उससे नहीं मिलूँगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो अंत में मैं इस तरह कांपता रह जाऊंगा। अब चैप्टर 3 का एंड हो जाता है और चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। सुबह हो जाती है। जिन्वू घोड़े के तबेले को साफ करने आ रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि मूनिंग की आवाज़। ये सुनते ही जिन्वू हैरान हो जाता है और तबेले के अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि कोई बीमार है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि दो सर्वेंट एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये देखते ही जिन्वू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या काक्से योनन को हरेस कर रहा है? वो लड़की जिसका नाम योनन था वो जिन्वू को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील करती हैं और तुरंत वहाँ से भागकर चली जाती हैं। वो लड़का जिसका नाम गाक्से था वो डरने और भागने की बजाय उल्टा जिन्वू पर गुस्सा करता है। इससे पहले जिन्वू को समझ पाता वो गाक्से उसे पंच कर देता है और कहता है, तुम बास्टर परवट कहीं के। इतना कहते ही गाक्से वहाँ से भाग जाता है। बेचारा जिन्वू हमेशा बस मार ही खाता रहता है और दुखी होते हुए सोचता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है और उसने मुझे मारा क्यों? दूसरी तरफ वो गास के संकी जॉ के पास जाकर जिन्वू के खिलाफ उसके कान भर देता है कि उसने योनन को हरिस किया है। जिन्वू रोते हुए उस संकी जॉ से कहता है, क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और मुझे पता भी नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो गास के उस संकी जॉ का कान भरते हुए कहता है, सुनिए एल्डर, मैंने उन दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देखा था। जब भी उसे चांस मिलता तो वो योनन को छूने की कोशिश करता। ये सुनते ही वो संकी जॉ चिल्लाते हुए जिन्वू से कहता है, तुम रास्कल कहीं के, एक गवाह यहाँ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। जिन्वू कहता है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो संकी जॉ चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम कमजोर भिखारी कहीं की, लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े से नजरें मिलाने की? मुझे पता है कि तुम जैसे को रास्ते पे कैसे लाना है, तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। ये कहकर वो संकी जॉय एक लकड़ी उठा लेता है, जो देखकर जिन्वू यहाँ पर डर जाता है, घबरा जाता है। अब वो संकी जॉय बहुत ही बुरी तरह से जिन्वू को मारने लगता है। जिन्वू कहता रहता है, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मुझे मारना बंद कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अब वो संकी जॉय उसका कहाँ सुनने वाला था। उसे तो बस एक मौका मिल गया था जिन्वू को मारने का, उसकी गुस्से की भड़ास निकालने का। जिन्वू कहता रहा,
मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो संकी जोई उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे बुरा भला कहकर उसे मारने लगता है। आखिरकार जिन्वो हार मानकर झूठ ही कह देता है कि ये सब उसने किया है। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, बस वो उसे मारना बंद कर दे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन्वो के इतना कहते ही वो संकी जॉय उसे वहाँ एक कचरे की तरह छोड़ के चला जाता है। बाकी सर्वेंट भी दूर से ये सब कुछ देखकर हंस रहे थे और वो भी उसे कचरे की तरह वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। तभी उसके पास वहाँ पर गास्की आता है और उससे कहता है, बेवकूफ़ कहीं का, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा। ये कहकर गास्की वहाँ से चला जाता है। जिन्वो जैसे तैसे उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस ओल्ड लेडी को देखता है वो ओल्ड लेडी भी उससे अपना मुंह फेर लेती है। तब जाकर जिन्वो को अपनी माँ की बात याद आती है, जब उन्होंने मरते वक्त उससे ये कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना, किसी से घुलना मिलना मत, अकेले ही रहना। तब जाकर जिन्वो को अपनी माँ की बात समझ आती है। उनके कहने का मतलब ये था, अपनों से धोखा खाकर दर्द में रहने से अच्छा है कि तुम सारी ज़िंदगी अकेले ही रहो। जिन्वो सोचता है, चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं जहाँ माँ और योला हैं। माउंट मॉक में अब रात हो जाती है क्योंकि आज पूर्णिमा है तो हर जगह रोशनी छाई होती है। जिन्वो सफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि आसपास बहुत शांति है और सन्नाटा है। वो कहता है, सब लोग कहाँ चले गए हैं? क्या वो जल्दी ही अंदर चले गए हैं क्योंकि आज ठंड थी? क्या यहाँ सच में कोई नहीं है? इस बात का एहसास होते ही जिन्वो अपना झाड़ू फेंक देता है और सोचता है भागने का सही मौका है और भागने लगता है। जिन्वो भाग ही रहा था, चांदनी रात थी और जिन्वो भाग रहा था और अचानक से वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखकर जिन्वो कहता है, वाह कितनी सुंदर जगह है। तभी उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज चांदनी रात थी तो जिन्वो साफ साफ देख पा रहा था उस आदमी का चेहरा। चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। जिन्वो अपने सामने एक हैंडसम मैन को देखकर शॉक था और सरप्राइज भी। वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसे देखते हुए सोचता है, ये कैसी स्मेल है। उस आदमी के पास में ही रखे गए प्लेट पर बहुत सारे डिलीशियस फूड थे, जिन फूड को देखते ही जिन्वो खुश होते हुए सोचता है, ये तो बहुत डिलीशियस दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस फूड को खाने जाता है उसे एहसास होता है और वो सोचता है, नहीं ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या अब मुझे चोरी भी करनी पड़ेगी। और उस आदमी की ओर देखते हुए सोचता है, लेकिन अगर मैं इसकी परमिशन मांगूँ तो। और जब जिन्वो उस आदमी को ध्यान से देखता है वो सोचता है, इस आदमी की तो स्किन नज़दीक से देखने पे और भी ज़्यादा स्मूथ और चमकीली है। इसकी आईब्रो और बाल इंक जैसे डार्क हैं और इसकी लिप्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, जबकि इसकी नाक और जॉ लाइन शार्प है। ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम आदमी है। उस आदमी को इस तरह सोता हुआ देख जिन्वो को शक होता है और वो सोचता है, क्या ये मर गया है? नहीं, ये मरा हुआ नहीं हो सकता। ये सोचते हुए जिन्वो उस आदमी को छूने जाता है जिसका नाम चा चेवल है, जो इस जगह का मास्टर है, जिसे मैं अब से चेयोल करके बुलाऊंगी। तभी चेयोल जिन्वो से कहता है, अपना हाथ हटाओ। ये सुनते ही जिन्वो घबरा जाता है। उन दोनों के बीच ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। चेवल जिन्वो की ओर देखता है। चेयोल का खूबसूरत चेहरा देखकर जिन्वो यहाँ फिर से सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नहीं ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। सच में ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जिन्वो चेवल के हैंडसमनेस में ऐसे खो जाता है कि वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से भूख के मारे जिन्वो की पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और इससे उन दोनों के बीच फिर से एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है।
जिनवो ब्लश करते हुए और घबराते हुए चेवल से कहता है, माय लॉर्ड, आज सुबह से दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इनमें से एक राइस केक खा सकता हूँ। ये सुनते ही चेवल हैरानी से जिनवो की ओर देखता है। ये देखते ही जिनवो शर्म के मारे ब्लश करते हुए चेवल से कहता है, बस एक ही बार, सिर्फ एक बार। जिनवो के इतना कहते ही चेवल अपना सिगरेट का धुआं उसकी ओर फेंक देता है। जिनवो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था। चेवल मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है तो जिनवो उससे कहता है, तो इसका मतलब हाँ है ना माय लॉर्ड। चेवल कुछ नहीं कहता और अपना मुंह फेर लेता है। जिनवो खुश होते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिनवो एक राइस केक लेकर खाने लगता है। उसे वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और वो कहता है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन उसका फिर से एक और खाने का मन करता है तो वो चेवल से पूछता है, माय लॉर्ड, क्या मैं एक और पीस खा सकता हूँ? चेवल कुछ नहीं कहता और अपना मुंह फेर लेता है। जिनवो इसको हाँ समझ लेता है और चेवल को शुक्रिया कहते हुए फिर से राइस केक खाने लगता है। ऐसा करते करते जिनवो ने सारे राइस केक खा लिए थे। अब वो चेवल को शुक्रिया करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड, आपको इसके लिए गॉड से ब्लेसिंग मिलेगी। चेवल अभी भी कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए जिनवो हैरान होते हुए सोचता है, शायद ये ज़्यादा बात नहीं करता। जिनवो अब चेवल की फिक्र करते हुए उससे पूछता है, माय लॉर्ड, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इतने पतले कपड़े पहनकर आपको ज़रूर ठंड लग रही होगी। खैर, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन जाते वक्त जिनवो को कुछ एहसास होता है और वह लौट कर चेवल से पूछता है, लेकिन माय लॉर्ड, मैं माउंट मॉक जा रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? माउंट मॉक का नाम सुनते ही चेवल जो सिगरेट पी रहा था वो उसे पीना बंद कर देता है और गुस्से में जिनवो से पूछता है, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जिनवो घबराते हुए कहता है, माउंट मॉक। चेवल उससे पूछता है, क्यों? जिनवो कहता है, क्योंकि वहीं तो मेरा घर है। अब चेवल धीरे धीरे करके जिनवो की ओर बढ़ने लगता है। ये देखते ही जिनवो घबरा जाता है और पीछे की ओर सरकने लगता है। वो सोचता है, ये फीलिंग अजीब है, लेकिन जानी पहचानी है। तभी जिनवो का पैर एक लकड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो दर्द से करहा रहा था। चेवल जिनवो से कहता है, ये अजीब है, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम इस जगह को छोड़ने के लिए आज़ाद हो? क्या मैंने कहा था? तभी जिनवो को एहसास होता है और वो घबराते हुए सोचता है, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही आदमी है? अब चेवल जिनवो की ओर बढ़ता है और उससे पूछता है, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? और तभी वो जिनवो के नेक को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। जिनवो घबराते हुए सोचता है, ये आदमी, ये तो वही इंसान है जिसने मेरे घर को जलाया था, जिसने मुझे घायल किया। वो इस जगह का मास्टर है, जे युनसा। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। चेवल ने जिनवो का गला पकड़ लिया था और चेवल को देखते ही जिनवो उसे पहचान लेता है और सोचता है, ये तो वही आदमी है जिसने मेरे घर को जलाया और मुझे चोट पहुंचाई। वो इस जगह का मास्टर है, जे युनसा। और अब से मैं चेवल को युन कह के बुलाऊंगी। जिनवो सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया है? बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जबड़ा टूट जाएगा। तभी युन उससे पूछता है, क्या मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए? ये सुनते ही जिनवो हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, हाँ। युन कहता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम अब से मुझसे अच्छे से बात करोगे, समझ गए? जिनवो तुरंत हाँ कहता है। तब जाकर युन उसका गला छोड़ता है। तब जाकर जिनवो के सांस में सांस आती है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जमीन में गिरते ही जिनवो तुरंत घुटनों के बल झुककर सिर झुकाकर युन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी माय लॉर्ड। युन कहता है, तो क्या मैंने तुम्हें कभी भी परमिशन दिया था कि तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो? जिनवो घबराते हुए कहता है, नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा था माय लॉर्ड। युन कहता है, हाँ सही कहा, मुझे भी याद नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जिनवो घबराते हुए रोते हुए कहता है, वो मैं भाग रहा था।
युन कहता है, सही कहा, भाग रहे थे और फिर भी तुमने मुझसे रास्ता पूछने की हिम्मत की। क्या ये तुम्हारी बहादुरी की बात नहीं है? ये कहते ही युन ने जिन्वो का गला पकड़ लिया। ये देखते ही जिन्वो तो पूरी तरह डर गया। युन उससे कहता है, क्या मुझे इसे ये समझना चाहिए कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? ये सुनते ही जिन्वो घबरा गया और रोते हुए युन से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ जो आपको नहीं पहचान पाया माय लॉर्ड। अगर मुझे पता होता कि आप यंग मास्टर हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये बातें सुनकर युन जिन्वो से कहता है, तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी तुम ये दावा करते हो कि जब तुमने मुझे देखा तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिन्वो घबराते हुए कहता है, मेरी आंखें ठीक नहीं है माय लॉर्ड, मेरी आंखें नॉर्मल नहीं हैं और रात को मैं ठीक से नहीं देख पाता। मैं सच में हाफ ब्लाइंड हूँ, इसलिए मैं उस समय आपका चेहरा नहीं पहचान पाया था। तभी जिन्वो घबराते हुए सोचता है, रुको, क्या होगा अगर उसने फैसला किया हो कि वो इन आँखों को निकाल देगा? ये नॉर्मल बात नहीं है। जैसे कि मैंने अभी अभी सोचा था कि मेरा ये जबड़ा टूटने वाला है। जिन्वो यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो युन से कहता है, लेकिन सच में मैं दिन में बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ और अब भी मैं बहुत अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। और रोते हुए कहता है, मेरी आंखें पूरी तरह से बेकार नहीं हैं, पूरी तरह से तो नहीं। जिन्वो की ऐसी बातें सुनकर युन उससे पूछता है, वैसे तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जिन्वो जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। युन हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, मुश्किल था? तो बताओ कारण क्या था? और कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम एक छोटे से चोर हो जो अपने पर्सनालिटी से बाहर नहीं आ पाए हो। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बस इसे छोड़ दो। युन की ऐसी बातें सुनकर जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है। युन उससे कहता है, बेशक तुम यहाँ से एक टुकड़े में वापस तो नहीं जाना चाहोगे। युन की ऐसी बातें सुनकर जिन्वो रोते हुए कहता है, यंग मास्टर, वो एक टुकड़ा तो मैं पहले से ही बन चुका हूँ। मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और ये बहुत लंबे समय की बात भी नहीं है। जिन्वो खड़ा हो जाता है और अपने घावों को युन को दिखाते हुए कहता है, मैं सच में ठीक नहीं हूँ। जिन्वो की ऐसी बातें सुनकर युन चौंक जाता है और गुस्से में आ जाता है। जिनसे अपना घाव दिखाते हुए युन से कहता है, ये बहुत ज़्यादा दर्द करती है और अभी भी दर्द कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे मत मारिएगा माय लॉर्ड। जिन्वो की बातें सुनकर युन उससे पूछता है, ये किसने किया? जिन्वो जवाब देते हुए कहता है, ये वही उस ओल्ड मैन जॉय ने किया है, उसने मुझे डंडे से मारा। युन पूछता है, क्यों? जिन्वो कहता है, क्योंकि गाक्से ने झूठ बोला। उसने ये कहा कि मैंने युन को हरेस किया है, लेकिन सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि हरेस कैसे किया जाता है। और कहता है, माय लॉर्ड, मैंने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैं सुबह उठकर झाड़ू लगाता, तबेले को साफ करता, मैंने पानी का जार भी उठाया जो बहुत भारी थे और उनमें से मैंने कुछ तोड़ दिए, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। और वैसे भी सच में मैंने अपना बेस्ट दिया था। वो ओल्ड मैन जॉय मुझे खाने को भी कुछ नहीं देता था और वो गाक से जैसे ही उसे हर बार मौका मिलता था वो मुझे मारता था। मेरा भी एक नाम है जो आपको पता है, मेरा नाम जिन्वो है, लेकिन वो लोग हमेशा मुझे कामचोर और बेवकूफ़ कहते थे। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होती आ रही हैं। ये कहकर जिन्वो जोर से रोने लगता है। जिन्वो की ये बातें सुनकर युन सोच में पड़ जाता है। जिन्वो अब रोते रोते खांसने लगता है। जिन्वो की ऐसी हालत देखकर युन उससे पूछता है, क्या तुमने पूरी बात कर ली? जिन्वो कहता है, हाँ। अब युन जिन्वो के करीब आ जाता है और अपने हाथों से उसके सर को सहलाता है। ये देखकर जिन्वो हैरान हो जाता है। युन जिन्वो की ओर देख रहा था, जिन्वो भी उसी की ओर देख रहा था, लेकिन तभी अचानक जिन्वो का चेहरा देखते ही युन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, ये क्यों? मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ? जिन्वो को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो स्ट्रगल कर रहा था। जिन्वो का चेहरा देखकर युन कहता है, वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। जिन्वो घबराते हुए रोते हुए सोचता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
तभी अचानक युन जिन्हों का गला छोड़ देता है और उससे कहता है, वैसे भी चाहे तुम ठीक हो या ना हो, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर जिन्हों तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। युन जिन्हों से कहता है, वैसे भी चाहे तुम ठीक हो या ना हो, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। युन की ऐसी बातें सुनकर जिन्हों घबरा जाता है। युन जिन्हों से कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले ही एक बार भागने की कोशिश कर चुके हो। ये सुनकर जिन्हों गिल्टी महसूस करता है और कुछ नहीं कह पाता। युन जिन्हों से कहता है, तो मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजों को मिटा दूंगा, वो सारे रीजंस को जिसकी वजह से तुम इस जगह को छोड़ना चाहते हो। युन की ये बातें सुनकर जिन्हों कंफ्यूज होते हुए सोचता है, तुम वो सारे लोगों को मिटा दोगे, वो सारे रीजंस को जिसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। अब युन वहाँ से उठकर जाने लगता है। ये देखते ही जिन्हों भी खड़ा हो जाता है और भागते हुए सोचता है, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसे फॉलो करूँ। लेकिन ऐसा करते वक्त जिन्हों का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। उसकी आवाज़ सुनते ही युन रुक जाता है। जिन्हों को चोट लगी होती है। वो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। जिन्हों के घुटने पर चोट लगी होती है, वहाँ से खून भी बह रहा होता है। युन जिन्हों के पास आता है और उसे उसके कपड़े की मदद से उठा लेता है। ये देखकर जिन्हों चौंक जाता है। युन उससे कहता है, बस ऐसे ही रहो। जिन्हों भी हाँ कह देता है। अब युन जिन्हों को घर के अंदर ले जाता है। वो उसे चे फैमिली के मैन रेजिडेंट में ले जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिनमें से एक ओल्ड मैन जॉय भी होता है। वो युन से कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया था यंग मास्टर? युन जिन्हों की ओर देखता है। ये देखकर जिन्हों घबरा जाता है और नीचे देखने लगता है। और ये नज़ारा गाक से युन के साथ बाकी सर्वेंट लोग भी देख रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन जॉय युन से पूछता है, यंग मास्टर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इस इंसान को यहाँ क्यों बुलाया है? और उसका मतलब जिन्हों से था। युन सीधे सीधे जिन्हों की ओर इशारा करते हुए उस ओल्ड मैन जॉय से पूछता है, तुम जानते हो ना इस इंसान को मैंने पकड़ा था? ओल्ड मैन जॉय घबराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। युन उससे कहता है, तो तुम ये भी जानते होगे कि ये इंसान मेरा प्रॉपर्टी है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन जॉय और भी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और सोचता है, ये अचानक क्या हो रहा है? अब उस बेवकूफ ने फिर से कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। युन ओल्ड मैन जॉय से कहता है, लेकिन अभी अभी मैं इसे खोने ही वाला था। ये पीछे के गार्डन में आया था और मुझसे रास्ता पूछ रहा था। ये सुनते ही ओल्ड मैन जॉय शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या? ये बातें सुनकर बाकी सर्वेंट लोग भी शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, क्या मैंने गलत सुना है? वो यहाँ से भाग रहा था, वो ऐसा कर कैसे सकता है? अब ओल्ड मैन जॉय घुटनों के बल झुककर युन से माफी मांगते हुए कहता है, यंग मास्टर, उस अज्ञानी बेवकूफ ने यहाँ से भागने की हिम्मत की। इससे पहले वो और कुछ कहता, युन उससे कहता है, बस बहुत हो गया। बात ये नहीं है कि उसने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की। ये सुनकर ओल्ड मैन जॉय हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? तो बात क्या है? युन कहता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा उसे यहाँ से जाने देने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। युन की ये बातें सुनकर काक्से और योनियन दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। युन कहता है, उसने कहा है कि उसके लिए यहाँ काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और अनफेयर है, तो मैं उसके लिए परेशानियों को मिटा देता हूँ। युन की ये बातें सुनकर जिन्हों हैरान हो जाता है। युन कहता है, उसकी बॉडी भयानक कंडीशन में है और मैंने सुना था कि सब तुमने किया है, क्या ये सच है? युन की ये बातें सुनकर ओल्ड मैन जॉय तो डर के मारे फ्रीज ही हो जाता है और कुछ कह ही नहीं पाता। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर युन को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो ओल्ड मैन जॉय सीधा जमीन पर गिरता है। ये देखकर काक्से और योनियन तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ओल्ड मैन मार खाकर जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से करा रहा था। युन उससे कहता है, बस मेरे सवालों का जवाब दो और कुछ भी करने की कोशिश मत करना। ओल्ड मैन जॉय घबराते हुए कहता है, हाँ माय लॉर्ड, वो सब मैंने किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था यंग मास्टर। वो बेवकूफ एक भी काम ढंग से नहीं करता था जो उसे दिया गया था,
फिर भी वो औरतों का पीछा करने की कोशिश करता था। ये सुनते ही जिन्वो चिल्लाते हुए कहता है, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं की थी। ओलमन जॉय कहता है, क्या सच में ये सच नहीं था? क्या सब झूठ था? वहाँ पर एक औरत है जिस पर हमला किया गया और एक विटनेस भी है जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, गाक से जल्दी करो, जल्दी से यंग मास्टर को बताओ कि तुमने क्या देखा था। गाक से घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या मैं? तुम्हारा मतलब मैं? ये सुनते ही ओलमन जॉय गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ तुम, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने वो अपनी आंखों से देखा था? इस डर से कि उसका झूठ सबको पता ना चल जाए, गाक से घबराते हुए कहता है, वो और कुछ नहीं कहता। गाक्से का ऐसा बिहेवियर देखकर वो ओलमन जॉय गुस्सा होते हुए सोचता है, ये गधा कहीं का। अब ओलमन जॉय योनियन की ओर देखते हुए उसे कहता है, ये सच नहीं है ना योनियन? यंग मास्टर से कहो कि उस बेवकूफ़ ने तुम्हें हरेस किया था। योनियन डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाती है और घबराती हुई कहती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अभी सुनने के बाद ओलमन जॉय के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लाचार होते हुए कहता है, योनियन ऐसा मत कहो, कुछ भी कहो। वहाँ थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है और यून ओलमन जॉय से कहता है, उसने कहा ना कि वो कुछ नहीं जानती। ओलमन जॉय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा। यून कहता है, अब तुम क्या करोगे? ये सुनकर ओलमन जॉय की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए उनसे कहता है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़रूर बेवकूफ़ था जो गलती कर बैठा। ये बेवकूफ़ अज्ञानी था जिसे मैंने मिस जज किया माय लॉर्ड। तब यून कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो अपने गार्ड से तलवार मंगवाता है जिसके बारे में ओलमन जॉय को कुछ नहीं पता था। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं कसम खाता हूँ ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं होगा यंग मास्टर। यंग गुस्से में अपनी तलवार ले लेता है और उससे म्यान से निकाल लेता है और कहता है, हम देख लेंगे, और सीधा ओलमन जॉय पर हमला कर देता है। ये देखकर ओलमन जॉय डर जाता है और डरते हुए कहता है, यंग मास्टर मुझे बख्श दीजिए। लेकिन यून ओलमन जॉय को मार देता है। ओलमन जॉय की चीख की आवाज़ सुनकर गाक्से तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गाक्से को इस तरह डरा हुआ देख यून कहता है, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है। वो नज़ारा देखकर योनियन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो घबरा जाती है और वो उस पल को याद करती है जब सब लोग मिलकर जिन्नू को बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं और वो बस वहीं खड़ी हुई वो सब कुछ देख रही थी। सच तो ये था कि शुरू से ही सारे आरोप गाक्से ने ही लगाए थे। उसे ऐसा नज़ारा देखकर शर्म आ रही थी और ये सच था कि वो बहुत वरीड थी कि ये बात जॉय के कानों तक ना पहुंच जाए। लेकिन यन्नन ने कभी नहीं चाहा था कि जिन्नू को ऐसा भयानक दर्द सहना पड़े। फिर भी उसके चुप रहने का कारण डर था, जॉय और गाक्से का डर। इस बात का डर कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर हमें यून को दिखाया जाता है जिसने सर्वेंट जॉय को मार दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और डरावना लग रहा था। और अब ये देखकर योनियन खुद को इससे बाहर निकालने की कोशिश करने से भी डर रही थी, क्योंकि जॉय और गाक्से से भी ज़्यादा यंग मास्टर यून कहीं ज़्यादा डरावना था। अब यून सर्वेंट जॉय का हाथ कुचलते हुए कहता है, इसने अपने हाथों को लापरवाही से चलाने की कीमत चुकाई है। और गाक्से की ओर घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी आंखों से, जिसने वो सब कुछ देखा था। तुम्हें वो सब कुछ नहीं देखना चाहिए था। ये सुनकर तो गाक्से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर मैंने सच में वो देखा था। और जिन्वो की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो आदमी मैंने देखा था कि वो योनियन का बार बार पीछा कर रहा था, तब भी जब योनियन ने ये कहा कि वो उससे नफरत करती है। ये कहते ही गाक्से घबराते हुए सोचता है, अगर मैंने अभी यहाँ सब कुछ कन्फेस कर दिया तो मैं नहीं बचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने उसे बुरा आदमी बना दिया है। इससे पहले गाक्से और कुछ सोच पाता, एक हाथ पीछे से आती है और उसके बालों को कसकर पकड़ लेती है।
ये देखकर वो हैरान था। इससे पहले वो और कुछ रिएक्ट कर पाता, यून अपनी तलवार उसके गले के आर पार कर देता है और उसे मार देता है। ये नज़ारा देखकर यून और भी ज्यादा डर जाती है। गाक्से के मुंह से खून आने लगती है। यून की तलवार खून से लथपथ थी और जैसे ही यून अपनी तलवार गाक्से के गले से निकालता है, खून के छींटे उसके चेहरे में लग जाती हैं। अब यून झुकते हुए कहता है, तो मैंने आंखें तो नहीं निकाली। और यूनन के सामने ही वो गाक्से की आंखों को अपने हाथों से निकाल देता है। ये देखते ही यूनन और भी ज्यादा डर जाती है। अब यूनन के सामने था। यून जो पहले से ही डरी हुई थी, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यून उसकी ओर देखता है। ये देखकर यून और भी ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वो मैं नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानती। यून की ओर बढ़ते हुए कहता है, सही कहा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बस यही है ना। अब यून अपने खून लगे हाथों से यून का चेहरा पकड़ता है। ये देखते ही यून बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, मैं ही सबको इकट्ठा करती हूँ, मैं ही कलेक्टर हूँ यंग मास्टर। और ये सारी चीजें दूर से जिन्वू भी देख रहा था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। और जब यून को इस बात का एहसास होता है, वो जिन्वू की ओर देखता है और कहता है, तो फिर इतना ही काफी होगा, यहाँ तुम्हें कुछ और चाहिए। ये सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है। यून उसके पास आता है, जो देखकर घबराते हुए पीछे की ओर जाने लगता है और कहता है, नहीं ऐसा, मैं लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कह पाता। यून उसी की ओर देख रहा था। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही यून जिन्वू को छूने वाला होता है, जिन्वू डर के मारे घबराकर कहता है, नहीं, और पैंट में ही सुसु कर देता है। ये देखकर यून हैरान हो जाता है और कंफ्यूज भी। और जब जिन्वू को इस बात का एहसास होता है, वो शर्मिंदा होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैंने ये सुसु नहीं है, कसम से बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। यून पूछता है, अगर जानबूझकर नहीं किया था तो फिर? जिन्वू रोते हुए कहता है, मुझे एहसास नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं चला था। जिन्वू की ऐसी बातें सुनकर यून जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है और कंफ्यूज। यून कहता है, हाल ही में चीजें बहुत बोरिंग हो गई हैं, लेकिन ये एक बार के लिए एंटरटेनिंग है। ये कहकर यून जिन्वू के बालों को हल्के से छूता है और ये देखकर जिन्वू और भी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक सर्वेंट कांगी नाम लेते हुए एक लड़के को बुला रही होती है, जिसका नाम कांगी है। कांगी उस सर्वेंट से पूछता है, क्या चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है। वो सर्वेंट कहती है, ये समय बैठे रहने का नहीं है, अभी तो पूरी तरह गड़बड़ चल रहा है। यंग मास्टर बाहर के क्वार्टर के सभी नौकरों से पूछताछ कर रहे हैं। कांगी हैरान होते हुए कहता है, अचानक से, लेकिन क्यों? वो सर्वेंट कहती है, इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो कि कौन? वो एक लड़का जिसे वो पिछली बार शिकार से वापस लाए थे। वो अपनी टांगे बगल में दबाए हुए तेजी से अंदर आया। ये सुनते ही कांगी हैरान होते हुए कहता है, क्या? लेकिन वही क्यों? वो सर्वेंट कहती है, मुझे भी इसके बारे में डिटेल में पता नहीं है, और वैसे भी उसी के कारण इस समय बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कांगी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं वहाँ खुद ही जाकर देखूंगा। ये कहते ही कांगी वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, क्या यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है? लेकिन जैसे ही कांगी मेन रीजन के पास पहुँचता है, वो यून की हंसने की आवाज़ सुनता है और रुक जाता है और सोचता है, ये तो यंग मास्टर की आवाज़ है। क्या यंग मास्टर इतनी जोर से हंस रहे हैं? लेकिन जैसे ही वो मेन रीजन के अंदर आता है, वो फिर से रुक जाता है अपने सामने खून में लिपटी लाशों को देखकर। तभी उसकी नज़र यून पर पड़ती है, जो जिन्वू के बालों को सहला रहा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज और हैरान हो जाता है। और जब यून को इस बात का एहसास होता है, वो कांगी की ओर देखता है तो कांगी तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और यून से कहता है, हाँ, यंग मास्टर कांगी आ चुका है। यून जिन्वू की ओर इशारा करते हुए कांगी से कहता है, तुम इसे ले जाओ और नहलाकर साफ कर दो। कांगी हाँ कहता है। यून उससे कहता है, और जब ये साफ हो जाए तो तुम इसे मेरे कमरे में भेज देना। कांगी हाँ कहता है। कंफ्यूज होते हुए कहता है, लेकिन मास्टर बेडरूम में नहीं ना?
ये सुनते ही यून उसे गुस्से की नजर से देखता है। ये देखते ही कांगी तुरंत कहता है, मुझे माफ कर दीजिए यून सा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। यून वहाँ से चला जाता है, लेकिन कांगी अभी भी इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो जिन्हों की ओर देखता है जो उसे मासूमियत भरी आंखों से देख रहा था। अब कांगी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए जिन्हों से पूछता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? चैप्टर 9 की शुरुआत होती है कांगी से, जो जिन्हों की ओर मुड़ता है। जिन्हों भी उसे क्यूट नजरों से देख रहा था। जिन्हों का प्यारा सा चेहरा देखकर कांगी अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? अब नेक्स्ट सीन में जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है। जिन्हों घबराते हुए उस हादसे के बारे में सोचता है और कहता है, किसी को इतनी आसानी से मार देना, और घबराते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूँगा? वो एक दयालु आदमी की तरह दिखता है जो मुझे आसानी से काट देगा अगर मैं उसके खिलाफ गया। और रोते हुए खुद को कोसने लगता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसे भयानक आदमी से चोरी कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तभी वहाँ पर कांगी आ जाता है और जिन्हों को ये सब करता हुआ देख वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पानी और बदलने के लिए कपड़े लाया हूँ। कांगी को अचानक वहाँ आता देख जिन्हों थोड़ा सा शर्मा जाता है। कांगी जिन्हों से कहता है, तुम थोड़ी देर पहले सच में बहुत ही ज्यादा शौक लग रहे थे, क्या तुम अभी ठीक महसूस कर रहे हो? जिन्हों उदास होते हुए कहता है, नहीं। कांगी जिन्हों से कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा डर गए होगे और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम नॉर्मल कह सकते हो। कांगी की ऐसी बातें सुनकर जिन्हों सोचता है, ये तो दयालु है। कांगी जिन्हों से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें फंसाया गया है, तो तुम्हें यंग मास्टर के प्रति आभारी होना चाहिए। ये सुनते ही जिन्हों हैरान होते हुए पूछता है, आभारी? कांगी कहता है, हाँ, यंग मास्टर ने तुम्हारा साथ दिया है ना? कांगी की ऐसी बातें सुनकर जिन्हों हैरान होते हुए कहता है, क्या ऐसा है? और वो उन पलों को याद करता है जब यून ने उससे कहा था कि वो सारे उन कारणों को मिटा देगा जो उसे इस जगह को छोड़ने में मजबूर कर रहे हैं। इन पलों को याद करते हुए जिन्हों सोचता है, हाँ, ये सच है, वो बिना कारण किसी को नहीं मारेगा। उसने मेरी बात सुनी, उसने मुझ पर विश्वास किया। ये सोचते हुए जिन्हों कहता है, ये सच है ना? और यून के बारे में सोचने लगता है। वो डरावना दिखता है, लेकिन हो सकता है कि वो उतना बुरा आदमी भी नहीं है। तभी कांगी जिन्हों को आवाज लगाते हुए कहता है, तो जल्दी से नहा लो, हमें कहीं जाना है। ये सुनते ही जिन्हों हाँ कहता है और घबराते हुए सोचता है, कहीं जाना है? दूसरी ओर यून अपने कमरे में होता है जो अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है। तलवार को साफ करते हुए वो उस पल को याद करता है जब वो छोटा था, तब उसके पिताजी ने उससे कहा था, मेरे बेटे यूनसा, ये तलवार काटने के लिए है, निशाना साधो और काटो और फिर काटो जब तक उनमें से एक भी इस दुनिया में ना बचे। उन्होंने जो तुमसे और मुझसे छीना है वो कभी मत भूलना। इन बातों को याद करते हुए यून गुस्से में अपनी तलवार को म्यान से निकाल देता है। ये तलवार की मूवमेंट्स अच्छी है और ब्लेड हल्का है, और जब ये चलती है तब कोई दया नहीं दिखाती, और ये जब यून के हाथों में होती है वो वैसे ही चलती है। ये अपने मास्टर के आज्ञाओं का पालन करती है। ये वो इवोल्यूशन था जब चा यून सा ने 15 साल की उम्र में मिलिट्री एग्जाम पास किया था और फर्स्ट रैंक हासिल किया था। याक्सा, एक याक्सा जिसका जन्म अंडरवर्ल्ड में होना चाहिए था, लेकिन वो इस दुनिया में आ गया। यून को दिया गया ये एक डरावना निकनेम था। यून उस तलवार से अपनी उंगली को काट लेता है और कहता है, मेरे शरीर में टॉक्सिन्स अभी भी मौजूद हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, यंग मास्टर यूनसा, मैं कांगी हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ। यून कहता है, ठीक है, आ जाओ। कांगी अपने साथ जिन्हों को लाया था। कमरे में एंटर करते ही वो दोनों झुककर यून को ग्रीट करते हैं। जिन्हों को वहाँ देखते ही यून सोचने लगता है, जब जिन्हों ने रोते हुए उससे ये कहा था, मेरा भी एक नाम है जिन्हों। उस पल को याद करते ही यून सोचता है, जिन्हों? हाँ। कांगी यून से कहता है, जैसे आपने मुझसे कहा था, मैंने इसे नहला दिया है और आपके पास ले आया। तभी कांगी की नजर यून के घाव पर पड़ती है और
और वो घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर युन सा, खून। और युन की ओर बढ़ते हुए कहता है, ये सब क्या है? क्या आपको चोट लगी है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इससे पहले कांगी और कुछ कहता, युन सीधे सीधे कहता है, यहाँ से जाओ। ये सुनते ही कांगी शॉक्ड हो जाता है और उदास भी, और युन से कहता है, हाँ जैसा आप कहे यंग मास्टर। अब कमरे में युन और जिन्वू अकेले होते हैं और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिन्वू घबराया हुआ होता है तो वहीं दूसरी ओर युन जिन्वू की ओर देखते हुए सोचता है, एक डरे हुए चूहे की तरह कांपना, ये तो प्यारा है, लेकिन अभी भी मैं कुछ समझा नहीं। आखिर उसमें ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मैंने उस पर दया दिखाई। तभी जिन्वू युन की ओर देखता है और फिर अपना मुंह फेर लेता है, जो देखकर युन भी कंफ्यूज हो जाता है। जिन्वू फिर युन की ओर देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। ये देखकर युन गुस्से में सोचता है, ये क्या कर रहा है। तभी फिर से जिन्वू युन की ओर देखता है और फिर से अपना मुंह फेर लेता है। अब युन से भी रहा नहीं जाता। वो जिन्वू के पास आता है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए जिन्वू से कहता है, वो तुम्हारा ध्यान भटका रहा है, बस उसे इग्नोर करो। और गुस्से में कहता है, तुम मेरे मन को बेचैन कर देते हो। लेकिन जैसे ही वो जिन्वू का प्यारा सा चेहरा देखता है वो उसी में खो जाता है। तभी बाहर से कुछ सर्वेंट्स कहते हैं, यंग मास्टर हम खाना लाए हैं। अब वो सर्वेंट्स खाना लाकर युन के आगे रख देते हैं। उस खाने को देखकर जिन्वू सोचता है, इस खाने की खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सच में बहुत ही ज्यादा। तभी युन जिन्वू से कहता है, तो चलो अब खाओ। ये सुनकर जिन्वू सरप्राइज हो जाता है। शॉक होते हुए युन से पूछता है, क्या सच में मैं इसे खा सकता हूँ? युन हैरान होते हुए जिन्वू से कहता है, झूठ बोलकर खाने जैसी भी कोई चीज होती है क्या? अगर तुम्हें वो हुनर है तो मुझे दिखाओ जरूर। ये सुनते ही जिन्वू घबराते हुए कहता है, हाँ मैं खाऊंगा। अब जिन्वू इमोशनल होते हुए युन से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैं ये सब कुछ खा जाऊंगा। अब जिन्वू अपना फर्स्ट बाइट लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिन्वू को ऐसे खुश देखकर युन कुछ कहना तो चाहता था लेकिन कुछ नहीं कह पाता। युन खाने का मजा ही ले रहा था। तभी उसकी नजर खाने में पड़ती है तो वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ये देखकर युन हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम अचानक क्यों रो रहे हो? जिन्वू रोते हुए कहता है, क्योंकि ये खाना बहुत ही अच्छा है यंग मास्टर, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आपका शुक्रिया यंग मास्टर। जिन्वू की ये बातें सुनकर पहले तो युन शॉक्ड हो जाता है लेकिन फिर मुस्कुराने लगता है। जिन्वू को इस तरह खाना खाता हुआ देख खुश हो रहा था। जिन्वू खाना खाते हुए सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अपनी माँ और अपना फॉक्स योल्हा के बारे में सोचता है और वो सोचते हुए वो इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखें आंसू से भर आती है और रोते हुए सोचता है, काश सिर्फ मेरी माँ और योल्हा यहाँ बैठ के मेरे साथ खाना खा पाते। मेरा पेट भर गया है लेकिन मैं इस तरह खाना वेस्ट नहीं कर सकता। तभी जिन्वू को खांसी आने लगती है, वो खांसने लगता है। ये देखकर युन हैरान हो जाता है। जिन्वू खांसे ही जा रहा था। ये देखकर युन हैरान होते हुए उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पानी चाहिए? लेकिन जिन्वू तो जोर जोर से खांसे ही जा रहा था। वो युन की बातों में ध्यान नहीं देता। ये देखकर युन को गुस्सा आ जाता है। वो शराब का प्याला उठाता है और खुद पी जाता है और जिन्वू को अपनी ओर खींचते हुए उसे वो शराब अपने मुंह से पिला देता है और उनकी किस हो जाती है। युन का ऐसा बिहेवियर देखकर जिन्वू पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ ये क्या था? अभी अभी हमारे लिप्स। ये सोचते ही जिन्वू घबराते हुए पीछे सरक जाता है और कंफ्यूज होते हुए युन की ओर देख रहा होता है लेकिन युन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिन्वू अभी भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है, वो क्या था? हमारे लिप्स टच हुए थे। क्या ये किस था? क्या हमने अभी भी किस किया था? और युन की ओर देखते हुए सोचता है, नहीं वो बस मेरी मदद कर रहा था लेकिन मुझसे क्यों? या नहीं, मैं बस बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। जिन्वू को अपनी ओर इस तरह घूरता हुआ देख युन उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ? जिन्वू घबराते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं यंग मास्टर, आपका शुक्रिया। और सोचता है तो वो बस मेरी मदद कर रहा था। और युन से पूछता है, वैसे यंग मास्टर क्या आप खाना नहीं खाएंगे?
यून रूडली कहता है, मुझे मेरे टेबल पर गंदगी शेयर करने का शौक नहीं है। बियर सोचता है और इसे सुनने वाले को काफी एम्बैरस महसूस होता है। जिन्हो यून से कहता है, वैसे ही मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने सब कुछ खत्म कर लिया है। यून फिर से रूडली कहता है, और ना ही मुझे गंदगी के बचे हुए टुकड़े को उठाने का शौक है। यून की ऐसी बातें सुनकर जिन्हो कुछ बोल नहीं पाता और सोचता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खाने बचे हुए हैं। और खाने को लेते हुए सोचता है, क्या मैं बस थोड़ा और खा लूं? तभी यून जो ये सब कुछ देख रहा था वो जिन्हो से कहता है, अगर तुमने फिर से खांसा तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और उसके बाद यून के इतना कहते ही जिन्हो अपना हाथ झटक लेता है और कहता है, हाँ यंग मास्टर। दूसरी ओर बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है। जिन्हो हैरान परेशान यून के सामने बैठा हुआ था। जिन्हो यून से पूछता है, यंग मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए? आप जो भी ऑर्डर देंगे वो मैं करूँगा। यून कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देना है। ये सुनते ही जिन्हो हैरान होते हुए पूछता है, हाँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यून कहता है, वैसे भी क्या ये ब्रेक टाइम नहीं है, बस बाहर जाओ, जहाँ जाना है जाओ। और जिन्हो से पूछता है, फिर तुम कहाँ के लिए जाओगे? मॉक माउंटेन के लिए। अगर मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊं और तुम यहाँ ना हो, फिर तुम्हें आज की तरह अपनी जान की भीख मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, हाँ यंग मास्टर। यून उससे फिर से कहता है, अगर तुमने फिर से यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम इमेजिन करो खुद को जिंदा आग में जलता हुआ। ये तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम समझ गए हो तो जा सकते हो। जिन्हो घबराते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर। लेकिन जैसे ही वो उड़ता है उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिन्हो दर्द से करारा होता है तो वहीं यून हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा यहाँ से ले जाने के लिए? जिन्हो घबराते हुए कहता है, नहीं यंग मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरा पैर सुन पड़ गया था, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ यंग मास्टर, मैं जा रहा हूँ। कमरे के बाहर आते ही जिन्हो रिलीफ महसूस करता है। बाहर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है कि उसे बहुत ठंड लगने लगती है और वो कहता है, बहुत ठंड है। और परेशान होते हुए सोचता है, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं अपनी आंखों से रास्ता ढूंढ पाऊंगा? और आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे मुझे कोशिश करनी चाहिए, चाहे मुझ पर कॉन्फिडेंट हो या ना हो। तो वहीं दूसरी यून आराम से कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर उसी पिल्लों पर पड़ती है जिस पर थोड़ी देर पहले जिन्हो बैठा हुआ था। और बाहर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है। चैप्टर 11 की शुरुआत होती है। यून अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। तभी बाहर से चीखने की आवाज आती है, जो सुनते ही यून सावधान हो जाता है और अपनी तलवार ले लेता है और दरवाजे के बढ़ते हुए सोचता है, ये किस तरह का चूहा है, क्योंकि यून को वो आवाज चूहे जैसी लग रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वो अपनी तलवार को म्यान से निकालता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो जिन्हो था जो ठंड के मारे वहीं पर सो रहा था, ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है, ये यहाँ ऐसे हालत में क्या कर रहा है? अब यून अपनी तलवार वापस रख लेता है और जिन्हो को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे सीधा कमरे के अंदर ले जाता है और जमीन पर पटक देता है, जिससे जिन्हो की नींद खुल जाती है। यून उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही और यून को अपने सामने देखते ही जिन्हो घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं बस यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे रास्ता ही पता नहीं था। पूर्वी द्वार के लोगों ने मुझसे कहा कि मैं वहाँ जा सकता हूँ और रोड का पीछा करूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गया मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वहाँ बहुत ठंड भी थी और मुझे बहुत नींद आने लगी। इतना सुनते ही यून अपनी तलवार से जिन्हो के सर पर जोर से मारता है, जिससे जिन्हो सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। यून उसे चेक करता है तो वो बेहोश हो चुका था और मजे से सो रहा होता है। ये देखकर यून कंफ्यूज्ड और हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट डे यून अपनी बिस्तर पर मजे से लेटा हुआ था। तभी वो अचानक से उठ जाता है और किसी को निहारने लगता है। वो और कोई नहीं जिन्हो होता है, जो अभी भी मजे से सो रहा था। यून तो अपनी नजरें जिन्हो से हटा ही नहीं पा रहा था।
वो तो बस उसे ही देखना चाहता था, उसका सोता हुआ प्यारा सा चेहरा, जिससे यून के मन में कुछ कुछ होने लगा। तभी यून खुद को संभालता है और बाहर से आवाज आती है, लॉर्ड यूनसा, मैं कांगी हूँ, क्या मैं आपके लिए गर्म पानी अंदर लाऊं? यून कहता है, हाँ आ जाओ। अब कांगी यून के लिए गर्म पानी अंदर लाता है, लेकिन तभी जिन्वू जो नींद में ही होता है चीख पड़ता है। ये सुनते ही कांगी जिन्वू को देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए सोचता है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तभी यून कहता है, मुझे लगता है कि तुमने काफी देख लिया है। कांगी माफी मांगते हुए कहता है, लॉर्ड यूनसा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। अब यून गर्म पानी से अपना मुंह धोता है। उसके बाद वो अपने कपड़े बदलता है। अब कपड़े बदलने के बाद यून एक आदमी के पास जाता है और कहता है, युवान। युवान उससे कहता है, तुम बाहर आ गए? यून कहता है, चलो चलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों तलवारबाजी की अभ्यास कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन अंत में यून युवान को इजीली हरा देता है। युवान अपनी हार मानते हुए कहता है, ठीक है, मैं हार गया। यून कहता है, ये कितना सुस्त है। तभी वो अपने हाथों को देखता है जो कांप रही होती है। ये देखते ही युवान कहता है, जहर का असर अभी भी बना हुआ है। यून वहाँ से जाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया। युवान कहता है, अभी तो माहौल थोड़ा सुस्त था, मैं कसम खाता हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया था। यून कहता है, क्या सच में? तो इस बार अपना जी जान लगा दो। तो चले यून के बारे में जानते हैं। यून का लाइफ असल में सिंपल था। अब थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद उसने शांति के लिए एक छोटा सा प्यूरिफिकेशन रिचुअल किया। इसके बाद उसने एनेक्स के ट्रेनिंग हॉल में युहान के साथ मार्टिन आर्ट्स में मुकाबला किया। दोपहर तक वो नहा धोकर मेन हॉल में लौट आया और लंच किया। उसके बाद वो अपना समय अपनी इच्छा अनुसार बिताने के लिए फ्री था। कांगी यून से कहता है, लॉर्ड यूनसा, वो लड़का अभी भी रूम में है जिसका नाम जिन्वू है। यून हैरान होते हुए कहता है, हाँ? कांगी कहता है, क्या मैं उसे उठा दूं और डॉक्टर के पास भेज दूं? यून कहता है, उसे छोड़ दो। ये सुनकर कांगी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, माफ करना, आपने क्या कहा? यून कहता है, मैंने कहा उसे छोड़ दो। कांगी कहता है, लेकिन यून खुद ही हैरान होते हुए सोचता है, क्यों? वो एक सर्वेंट के अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर मैं उसे क्यों छोड़ रहा हूँ? इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 12 की शुरुआत होती है किचन से, जहाँ पे सर्वेंट्स खाना बना रहे होते हैं। एक सर्वेंट यून के लिए खाना तैयार कर रही होती है। ये देखते ही जो सीनियर सर्वेंट होती है वो उससे कहती है, इतना ज्यादा चावल भरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो जूनियर सर्वेंट हैरान होते हुए पूछती है, लेकिन क्यों? सीनियर सर्वेंट कहती है, लॉर्ड यूनसा ज्यादा नहीं खाते और उन्हें बढ़िया खाने और शराब पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी एक और सर्वेंट आके उनसे कहती है, लॉर्ड यूनसा इतने लंबे और चौड़े हैं, क्या ही सचमुच अजीब नहीं है? लेकिन उन्हें सिर्फ खाने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, है ना? खैर, ऐसी भी अफवाह है कि वो नपुंसक हैं, क्योंकि उन्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना सुनते ही वो सीनियर सर्वेंट कहती है, हे भगवान, लॉर्ड यूनसा को, मेरा मतलब है कि हम इस बात को लेकर कैसे श्योर हो सकते हैं? हमारे लिए बस यही मायने रखता है कि लॉर्ड यूनसा आज रात के खाने का आनंद ले। जूनियर सर्वेंट कहती है, सही कहा। अब कमरे में यून के सामने वो खाना होता है, लेकिन उस खाने को खाने के बजाय वो अपना सिगरेट लेता है और उसे पीने लगता है। और उसके ठीक सामने जिन्वू होता है, जो अभी भी सो रहा था। जिन्वू को इस तरह सोता हुआ देख यून हैरान होते हुए सोचता है, क्या अब वो सारा दिन सोता रहेगा? तभी उस खाने के स्मेल से जिन्वू होश में आता है और होश में आते ही सोचता है, कितनी डिलीशियस स्मेल है। तभी यून उससे कहता है, अगर तुम जाग गए हो तो उठ जाओ। यून को अपने सामने देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है और शॉक्ड होते हुए घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यून उससे कहता है, एग्जैक्टली, तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या? यून कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा और यहाँ रहने दिया? मैं खुद अपनी इन बातों से हैरान हूँ। यून की ये बातें सुनकर जिन्वू घबराते हुए सोचता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया? इतना सोचते ही जिन्वू अपने घुटनों के बल बैठकर झुककर यून से कहता है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर, मेरी जान बख्शने के लिए। यून उससे कहता है, अगर तुम बहुत सो चुके हो तो अब यहाँ से जाओ।
जिन्हों हैरान होते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर, मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन जैसे वो बाहर देखता है वो हैरान होते हुए सोचता है, अरे नहीं, फिर से रात हो चुकी है। क्या मैं इतने लंबे समय तक सोता रहा? इतना सोचते ही वो यून से कहता है, यंग मास्टर, बात ये है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या मुझे यहाँ से जाना होगा? यून कहता है, और क्या? जिन्हो कहता है, बाहर बहुत अंधेरा है और सचमुच मैं वहाँ कुछ भी नहीं देख सकता। यून कहता है, मुझे पता है, तो क्या? जिन्हो कहता है, तो अगर मैं नहीं देख पाया तो मैं कल की तरह रास्ता भटक सकता हूँ। क्या आप यही चाहते हैं? अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो? ये सुनते ही यून उसे गुस्से से देखता है। ये देखते ही जिन्हो घबराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या आप मेरे साथ एक पर्सन को भेज सकते हैं? यून कुछ नहीं कहता, वो बस जिन्हो को घूरे जा रहा था। ये देखकर जिन्हो और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। यून कुछ नहीं कहता, वहाँ खामोशी छा जाती है। ये देखते ही जिन्हो झुककर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं किसी तरह चला जाऊंगा। ये कहते हुए जिन्हो वहाँ से जाने लगता है तो यून उससे कहता है, अगर तुम किसी तरह चले भी गए और अपना रास्ता भटक गए और वापस आकर कल की तरह फिर हंगामा मचाओगे, इससे अच्छा यही है कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी चीख की वजह से जाग जाऊं। यून की ये बातें सुनकर जिन्हो हैरान होते हुए कहता है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ रह सकता हूँ? ये सुनते ही यून हैरान परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो या ये तुम्हारी एक आदत है? तुम मुझे बार बार एक ही बात कहने को मजबूर क्यों कर रहे हो? उनकी ये बातें सुनकर जिन्हो घबराते हुए और खुश होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं बस बेवकूफ हूँ यंग मास्टर। जिन्हो की ये बातें सुनकर पहले तो यून शॉक्ड हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बेकार। ये सुनते ही जिन्हो घबराते हुए कहता है, नहीं, दोबारा सोचिए यंग मास्टर, शायद ये मेरी एक आदत है, हालांकि मेरे कान ठीक से काम करते हैं। यून कहता है, तो क्या अपने बातों को भी बदलना तुम्हारी आदत है? जिन्हो हड़बड़ी में कहता है, हाँ यंग मास्टर। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया और अपने हाथों से अपने मुंह को कवर करता है और अपने हाथों को मुंह से हटाते हुए यून से कहता है, नहीं, मैंने अपनी बातों को नहीं बदला, बस मैं ठीक से नहीं सोच पा रहा था, मैं गलत बोल गया। जिन्हो की ये बातें सुनकर यून कंफ्यूज हो जाता है। ये सर्वेंट जिन्हो जो डरते हुए जवाब दे रहा है, लेकिन जिन्हो की बातें सुनकर यून को जो चिड़चिड़ापन महसूस हुआ था वो सरप्राइजिंगली किसी तरह गायब हो गया। क्या यून को इसे कायरता से भरा हुआ या बेशर्मी कहनी चाहिए? उस सर्वेंट जिन्हो के बेमिल बातों ने यून को एक अजीब तरह की उलझन में डाल दिया। अब यून जिन्हो से कहता है, तुमसे बात कर कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद बेवकूफ बन रहा हूँ। ये सुनते ही जिन्हो कंफ्यूज हो जाता है और घबराते हुए सोचता है, तो क्या ये ठीक है अगर मैं यहाँ रुकूं? तभी बाहर से एक सर्वेंट की आवाज आती है, यंग मास्टर, हम खाने की टेबल को साफ करने आए हैं। अब दो सर्वेंट कमरे के अंदर आते हैं और खाने को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देखकर जिन्हो सैड होते हुए सोचता है, ये तो डिलीशियस दिख रहे हैं। वो सर्वेंट्स खाने को वहाँ से ले जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें गुड़ की आवाज आती है जो कि जिन्हो के पेट से आई होती है। जिन्हो उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं भूखा हूँ। जिन्हो की ये बातें सुनकर यून मुस्कुराते हुए कहता है, खाने को यहीं रख दो। ये सुनते ही वो दो सर्वेंट्स हैरान हो जाते हैं। यून उन दोनों से कहता है, मैंने कहा ना इसे यहीं रख दो। और जिन्हो की ओर देखते हुए कहता है, क्योंकि वो सर्वेंट भूखा है। और इसी के साथ चैप्टर 12 का भी एंड हो जाता है। आई होप आज का चैप्टर की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक लेटर बाय बाय।